सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 3 लोकतंत्र और विविधता का भाग 2 बनाने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने जाना कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र के प्रकार कौन से हैं, हमारे देश में विविधताएं जो पाई जाती हैं या असमानताएं जो पाई जाती हैं वो जाति, धर्म और भाषा, वर्ण के आधार पर है। उससे आगे हमने 2 अफ्रो अमेरिकन के संघर्ष के बारे में जाना। तो आज के भाग में हमें जो लेसन में दिया गया है बेल्जियम और श्रीलंका, उनके बारे में जानेंगे। भेदभाव के कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। अमेरिका में हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कब हुए थे। 1954 से लेकर 1968 तक चले। इनका उद्देश्य क्या था? जो अफ्रो अमेरिकी लोग थे उनके साथ नस्ल आधार पर, मतलब तुम अफ्रीकन हो, अमेरिकी नहीं हो, उस आधार पर भेदभाव हो रहा था, उसे ख़त्म करने के लिए चलाया गया था। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे उनकी अगुवाई में ये आंदोलन चला। इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से अहिंसक था, मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग, लड़ाई झगड़े का प्रयोग इसमें नहीं किया। इसमें नस्ल के आधार पर जो भेदभाव अमेरिका में हो रहा था उसके जो कानून थे उसे समाप्त करने की मांग की गई, जो कि सफल हुई। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इससे। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में नस्ल भेदभाव बढ़ गया। अश्वेत लोगों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। 1980 में भी अमेरिका में लगभग 33% जो जनसंख्या है वो काले लोगों की है, 20% हिस्पानी की है और 12% श्वेत, गरीब और बेघर लोगों की संख्या थी वहाँ पर। 1950 में वहाँ पर एक शक्तिशाली 50 के बाद वहाँ पर एक शक्तिशाली अधिकार आंदोलन चला, जो 1954 में वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। तब मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन चलाया और इस भेदभाव को ख़त्म करने में वे सफल हुए। चलिए अब हम देख लेते हैं समरूप समाज क्या होता है। देखिए, अब तक तो हमने पढ़ा कि असमानता क्या है, असमानता के प्रकार क्या हैं, जाति, धर्म, भाषा, वो उसके प्रकार थे। अब हम जानते हैं समरूप समाज क्या होता है। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं गहरी नहीं होती, मतलब जहाँ इस तरह के लोग तो रहते हो लेकिन उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? समरूप समाज। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो सामाजिक भेदभाव है इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है। सबसे पहला, लिंग के आधार पर। आज भी हम भारत में देखें तो अधिकतर घरों में, गांवों में जो घर हैं उनमें स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है। जो सबसे पहला कारण है भेदभाव का वो है लिंग आधारित। दूसरा क्या है? शारीरिक बनावट के आधार पर, काला, गोरा, मोटा, छोटा, उस आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो भी एक प्रमुख कारण है। भाषा के आधार पर अभी हमने देखा कि लगभग 1500 भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। उसके बाद जो बोलियां हैं वो तो बहुत ही तरह की हैं, जो प्रमुख भाषाएं हैं वो 1500, और जबकि हमारा संविधान कितनों को मान्यता देता है? 22 को। जाति भी अभी हमने पढ़ा, मंगोलियन और अन्य प्रकार की जो हैं, आर्य, मंगोलियन और दूसरी जातियाँ। ऐसे ही धर्म के आधार पर भी हमने पढ़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी,
ऐसे अनेक धर्म हैं। तो ये सब जो हैं वो भेदभाव का कारण बनते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं दो सरकारों के बारे में जो कि बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न थी। देखिए सबसे पहली कौन सी है हमारी, बेल्जियम की सरकार। हमने अपने पहले पाठ में भी पढ़ा था। जो बेल्जियम की सरकार थी उसने अपने देश में समुदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया हुआ था। मतलब जो वहाँ 3 भाषाओं के लोग प्रमुख थे, फ्रेंच, डच बोलने वाले थे और तीसरे थे जर्मन बोलने वाले। तो उन्होंने उस आधार पर ही उन्हें अपने देश में प्रतिनिधित्व दे दिया था कि इतने लोग इस धर्म के, इतने उस धर्म के, ऐसे ही भाषा के, सॉरी। तो जो बेल्जियम था उसने बहुत ही समझदारी की थी। बेल्जियम का मॉडल क्या था, सामुदायिक, और जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या था, जातीय भेदभाव कि जो वहाँ पर सिंहली लोग थे उन्हें तो ज़्यादा मान्यता दी जा रही थी। जो तमिल लोग थे उन्हें इतने अधिकार नहीं थे। सिंहली को तो उन्होंने अपनी राजभाषा बना रखा था, लेकिन तमिल को कोई खास सरोकार नहीं दिया हुआ था। तो ये जो कारण बने इन दोनों के बीच टकराव का कारण थे श्रीलंका में। तो ये दोनों मॉडल में थी कि जो बेल्जियम था उसका सामुदायिक मॉडल था जो कि बहुत सही, श्रीलंका का जातीय मॉडल था। उसमें देखिए सिंहली और तमिल में भेदभाव हो रहा था जो कि वहाँ पर टकराव का कारण बना। चलिए अब हम देखते हैं उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड, इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए ये दोनों ही देशों में ईसाई लोग अधिक संख्या में हैं जो कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। जो उत्तरी आयरलैंड है वहाँ पर वर्ग और धर्म के आधार पर गहरी असमानता है। वहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में भारी मारकाट चलती रहती है। नीदरलैंड में भी दोनों धर्म के लोग हैं, लेकिन वहाँ पर उनके बीच में असमानता नहीं है। अमीर और गरीब तो वहाँ भी हैं, लेकिन उनके बीच में ऐसी असमानता नहीं है। वहाँ पर आपको शांति ही दिखाई देगी नीदरलैंड में, जबकि आयरलैंड में हमेशा लड़ाई झगड़ा मारकाट वहाँ पर चलती रहती है। तो देखिए जो ये विभाजन है वो कई बार हिस्सा का रूप भी ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इससे। अब है सामाजिक विभाजनों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए राजनीति और जो सामाजिक विभाजन है उनका जो मेल है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये दोनों इकट्ठी होकर चलती हैं तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है, एक विस्फोटक का काम कर सकती हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें अपने आप को इन विभाजनों से अलग ही रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखिए जो दल हैं वो अपने किसी विशेष जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम करेंगे, जो कि देश के विभाजन का कारण बन सकती है। अब हम जान लेते हैं 3 आयामों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहला आयाम क्या होता है। सबसे पहला आयाम है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। देखिए आप आयरलैंड का उदाहरण लीजिए, वहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो समुदाय थे वो आपस में एक दूसरे से घृणा की भावना में देखते थे और वहाँ हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये लड़ाई झगड़े ही देश के विभाजन का कारण बन सकते हैं। जबकि बेल्जियम में देखिए वहाँ भी भिन्न भिन्न
भाषा को बोलने वाले थे, डच, फ्रेंच, जर्मन। लेकिन वहाँ की सरकार ने ऐसी स्थिति ही नहीं पैदा होने दी कि वहाँ पर लोग लड़ाई झगड़ा करें। जो उन्होंने सत्ता है, सत्ता का विभाजन सामुदायिक आधार पर कर दिया था। तो सबसे पहला आयाम क्या होगा कि पहचान के प्रति उनके अंदर आक्रोश की भावना ना हो। अगर ऐसा हो तो देश के शासक को चाहिए कि उसका समाधान करे समस्या का, नहीं तो वो उग्र रूप ले सकती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा जो कारण है, समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। मान लीजिए राजनीतिक दल ही ऐसा काम कर दें कि लड़ाई झगड़े पैदा हो जाएं, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो जो राजनीतिक दल हैं उनका भी मुख्य कार्य बनता है कि सभी लोगों की मांग उठाएं। किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या भाषा विशेष के समूह की बातें ना मानकर ऐसा कार्य करें जिससे कि सभी का समान विकास हो। जो तीसरा है वो है सरकार का रुख। सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, लोगों का काम क्या है? अपनी भलाई के लिए मांग करना। अब सरकार क्या करती है वो उसका कर्तव्य है। सरकार को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि लोगों के बीच में भेदभाव पैदा हो। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ अपना ही लेसन खत्म होता है। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।